गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, सुप्रभात सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर। और आज 1 फरवरी और आज बहुत शानदार और जानदार करंट अफेयर्स आया है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जिनको कवर करेंगे और राष्ट्रीय वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं उसको भी कवर करने वाले हैं। साथ में 5 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करेंगे और कुछ क्या कि महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर कटिंग्स है जिनको क्या है कि कवर करने वाले हैं दोस्तों। बहुत शानदार करंट अफेयर्स है, बहुत शानदार। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में कि वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल के अंदर एक जिद लिए बैठे हैं। और वो जिद क्या है दोस्तों? तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। अपनी जो तकदीर है, जो हर पल हर जगह अपने को क्या है कि ठोकर दे के चली जाती है, ठीक है, तो उसको औकात दिखाने के लिए क्या है कि हम एक जिद लिए बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। बजट सत्र की शुरुआत हुई है और 31 जनवरी को यानी कल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है वो भी पेश किया गया है, ठीक है। तो बजट के एक दिन पहले क्या है कि वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रहता है उसको पेश किया जाता है और उसके अगले दिन 1 फरवरी को सुबह 11 बजे क्या है कि लोकसभा के अंदर, दोनों सदनों के अंदर क्या है कि पहले लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा, फिर क्या है कि राज्यसभा के अंदर पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के क्या है कि निर्देश पे ये बजट पेश किया जाता है। तो ये याद रखो कि 1 फरवरी के अंदर। और बजट क्या रहता है दोस्तों? एक तरह का सरकार का क्या है कि व्यय और कर लगाने की एक योजना रहती है जिसमें क्या है कि अन्य लेन देन वगैरह प्लस क्या है कि अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक तरह का ब्लूप्रिंट रहता है, ठीक है। तो बजट एक तरह का सरकार के कर और व्यय से संबंधित होता है। साथ में क्या है कि अर्थव्यवस्था और आम लोगों को प्रभावित करने का एक तरह का, ठीक है, दस्तावेज होता है। ये याद रखो कि भारतीय संविधान के अनुसार कहाँ पे प्रोविजन किया गया है? 112 के अंदर, आर्टिकल 112 के अंतर्गत ये बोला गया है कि एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो याद रखना दोस्तों, बजट का संविधान के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। बजट शब्द है वो संविधान के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। आर्टिकल 112 है वो केंद्रीय बजट से संबंधित है, लेकिन उसमें उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ये याद रखोगे। अब बजट करने का, तैयार करने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? आर्थिक मामलों का जो विभाग रहता है उसके अंतर्गत एक बजट विभाग रहता है। तो आप मोटा मोटी याद रखिए कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा बजट तैयार किया जाता है, ठीक है। और आर्थिक मामलों का विभाग के सचिव कौन होते हैं दोस्तों? मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही के अंदर अनंत नागेश्वरम है, उनकी नियुक्ति मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में की गई है। वो क्या है कि आर्थिक मामलों के विभाग होता है, उसका हेड होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, लोकसभा के अंदर बजट पेश करने, उसको पारित करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर कितने आर्टिकल दिए गए हैं? 112 से लेके 117 तक। ये आर्टिकल जो बजट से संबंधित है, भारतीय संविधान के अंदर जो आर्टिकल है वो बजट से संबंधित है। ये याद रखोगे। बजट 6 चरणों के अंदर गुजरता है। कैसे कैसे? देखो, सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है। ये चरण याद रखिए दोस्तों, मिलान वाले क्वेश्चंस ऑर्डर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बजट का जो 6 चरण है, सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, फिर उस पर आम चर्चा होती है, फिर क्या है कि बजट जो सत्र है उसको कुछ दिन के लिए क्या किया जाता है, एक तरह का स्थगित किया जाता है। उसके बाद में विभागीय समितियों के द्वारा जांच की जाती है। और वर्तमान के अंदर विभागीय समितियां कितनी हैं? 24। ये स्थायी समितियां रहती है, विभागीय समितियों के द्वारा जांच की जाती है। और उसके बाद में वापस बजट सत्र को शुरू होता है और अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। अनुदान की जो मांग रहती है उस पर मतदान होता है। फिर क्या है कि विनियोग विधेयक पारित किया जाता है और लास्ट में वित्त विधेयक पारित किया जाता है। तो बजट की कितनी प्रोसेस है? 6 प्रोसेस है, 6 बजट की प्रोसेस है, याद रखोगे, ठीक है। और बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों को सौंपना, फिर अनुदान के मतदान, फिर विनियोग विधेयक, प्लस लास्ट में वित्त विधेयक पारित किया जाता है। तो बजट के 6 चरण, ठीक है। अगला दोस्तों, बजट प्रस्तुति के तुरंत बाद जैसे बजट क्या है कि वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है 11 बजे, उसके बाद में क्या है कि एफआरबीएम एक्ट के तहत कुछ बाध्यता है। उसके साथ में क्या है कि एफआरबीएम यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत लोकसभा पटल पे वित्त मंत्री को बजट के साथ में 3 चीज़ और रखनी पड़ती है, ठीक है। राजकोषीय संबंधित क्या है कि 3 चीज़ें। सबसे पहली मध्यावधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य, दूसरा राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य, और तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये तीनों की तीनों क्या है कि जो विवरण है वो एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अंतर्गत वित्त मंत्री के पास एक तरह से बाध्यता है कि बजट के साथ में आपको ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट रखने पड़ेंगे। तो याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति रणनीति
वक्तव्य और मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य, ये तीनों के तीनों। ठीक है, अब आपको राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण भी दिया गया था। क्यों दिया गया? क्योंकि बजट सत्र एक नए साल का सत्र है। हर साल जब भी क्या है कि कोई भी हर साल का संसद का पहला सत्र रहता है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। आपको अभिभाषण के बारे में बताता हूँ कि अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद आर्टिकल 87 के अंतर्गत 2 स्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसके अंदर राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है दोनों सदनों को। ठीक है, संयुक्त रूप से दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्या है कि उनको, एक तो क्या है कि संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। एक तो प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र की शुरुआत होती है। जैसे क्या है कि प्रत्येक आम चुनाव और नई सरकार बनती है, ठीक है, केंद्र के अंदर, तो वहाँ पे क्या है कि आम चुनाव का जो पहला सत्र रहता है उस टाइम राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। और इसके अलावा प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, यानी जैसे 2022 का पहला सत्र कौन सा है? बजट सत्र, तो राष्ट्रपति के द्वारा कल राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया गया था। अभिभाषण में होता क्या है भाई? अभिभाषण एक तरह का सरकार की जो नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की जो भी योजनाएं वगैरह होती है उसका एक फ्रेमवर्क रहता है, ढांचा रहता है कि आने वाले साल के अंदर क्या क्या करने वाले और पिछले साल के अंदर क्या क्या किया। ठीक है, इस तरह नीतिगत प्राथमिकता क्या क्या है, इसके अलावा योजना वगैरह है उसकी अनिवार्य आदि के बारे में एक तरह का फॉर्मेट वगैरह रहता है। ठीक है, एक तरह का भाषण रहता है कि ये सरकार मेरी सरकार करने वाली है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति का अभिभाषण देने के बाद में क्या है कि दोनों सदनों के सामने रखा जाता है, और यदि राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं पारित किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा, तो ये मान लो कि सरकार के प्रति क्या है कि विश्वास नहीं रहा और सरकार को क्या है कि त्यागपत्र देना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 87 याद रखिए। और यदि राष्ट्रपति का अभिभाषण पास नहीं होता दोनों सदनों के द्वारा, तो इसका मतलब ये रहता है कि सरकार गिर गई। ठीक है, अगला दोस्तों केरल का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये केरला का सिल्वर लाइन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वहाँ की सरकार के द्वारा, लेकिन लगातार क्या है कि विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी विरोध क्यों हो रहा है भाई? सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट है उस पर क्या है कि जितना जो खर्च आ रहा है वो क्या है कि कोविड के दौरान जिस तरह की सिचुएशन केरल के साथ में गुजरी है, तो वहाँ के नागरिक हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह का क्या है कि बजट इतना बड़ा अमाउंट है वो इस प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाए। ठीक है, तो पहले तो वित्तीय व्यवहारिता, इसके अलावा पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की कमी के चलते बड़े स्तर पे लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सबसे पहला कि फाइनेंशियल और इन्वायरमेंट की वजह से, क्योंकि पश्चिमी घाट क्या है कि जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, और उसके तटवर्ती क्षेत्रों को क्या है कि आपको दिखाऊंगा मैप के अंदर, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो इसलिए क्या है कि इसका लगातार क्या है कि वहाँ के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये जो केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, ये केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसका प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये 45 किलोमीटर लंबी लाइन है जो दक्षिण के अंदर तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है, दक्षिण के अंदर तिरुवनंतपुरम से लेके उत्तर के अंदर कासरगोड है उसको जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट है। 45 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर 11 जिले हैं, उनको 11 स्टेशनों के माध्यम से एक तरह से ट्रेन के रेलवे के द्वारा एक तरह से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से? तिरुवनंतपुरम से कासरगोड, आप देख सकते हो मैप के अंदर, ये केरल का मैप है, और इसके अंदर ये नीचे साउथ के अंदर तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है, और यहाँ से लेके 11 डिस्ट्रिक्ट्स को, केरल के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने के लिए केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, और उस कासरगोड। ठीक है, ये 45 किलोमीटर लंबा है, ये भी आप याद रखो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट था जिसके बारे में आपको मैंने बताया। अगला दोस्तों, आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक हाल ही के अंदर आयोजित की गई थी। आसियान जिसकी स्थापना कब हुई थी, आप मेरे को जल्दी से बताओ कि 1967 के अंदर आसियान की स्थापना हुई थी। कौन सी घोषणा के तहत? बैंकॉक घोषणा के तहत। तो याद रखना दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और उसी घोषणा पे, बैंकॉक घोषणा पर क्या है कि किसका निर्माण हुआ था? आसियान की स्थापना हुई थी। वर्तमान के अंदर आसियान के कितने देश हैं? स्थापना के समय 5 देश थे, वर्तमान के अंदर 10 देश हैं, याद रखोगे। ठीक है, अभी हाल ही के अंदर भारत के साथ में आसियान देशों के डिजिटल मंत्री, जो डिजिटल मंत्री है, उनकी दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। तो डिजिटल क्षेत्र के अंदर क्या है कि जो मंत्री रहते हैं उनकी बैठक वगैरह है वो भारत के साथ में आयोजित की गई थी। और इस दौरान इस संगठन के अंदर जो बैठक हुई थी, इस दौरान क्या भविष्य के सहयोग के लिए भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 है उसको अंतिम रूप दिया गया था कि आने वाले टाइम के अंदर क्या है कि क्या करने वाले हैं। भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022
उसकी एक कार्य योजना बनाई गई थी और 2022 है उसको अंतिम रूप प्रदान किया गया था इसी बैठक के अंदर, ये भी याद रखोगे। और साथ में एक पहल स्टार्ट की गई थी, एक और पहल स्टार्ट की गई थी कि जिसके तहत क्या है कि भारत और आसियान देशों के बीच में जो चोरी और नकली मोबाइल हैंडसेट रहते हैं उसके प्रयोग से निपटने के लिए एक प्रणाली, एक सिस्टम विकसित करने की बात की गई कि क्योंकि साउथ जो एशिया है, खासतौर से क्या है कि जो आसियान देशों के साथ और भारत के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा क्या है कि स्मगलिंग वगैरह होती है, मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा क्या है कि चोरी वगैरह रहते हैं, तो उस तरह नकली मोबाइल हैंडसेट वगैरह है उसके उपयोग से निपटने से संबंधित एक तरह का एक सिस्टम विकसित किया जाएगा। भारत के अंदर भी क्या है कि 2019 के अंदर दिल्ली के अंदर क्या है कि जो हैंडसेट वगैरह है उसको चोरी को रोकने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, एक सिस्टम स्टार्ट किया गया था जो मोबाइल के अंदर क्या है कि अलग, हर मोबाइल का एक अलग यूनिक सिस्टम रहता है। ठीक है, तो अब आसियान देशों के अंदर कितने देश हैं आपको मैंने बताया, 10 देश हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक बार देख सकते हो, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये 10 देश हैं आसियान के अंदर शामिल है, ये याद रखोगे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, मैंने आपको बताया 1967 में बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में बात करें। नॉर्डिक, इसको नॉर्डिक है इसका पूरा नाम दोस्तों, नॉर्डिक स्ट्रीम क्या की पाइपलाइन है। ये क्यों न्यूज के अंदर है कि आपको पता है दोस्तों कि रशिया और क्या कि यूक्रेन के बीच में क्या है कि टेंशन्स वगैरह लगातार क्या कि इंक्रीज हो रही है और यूएसए के द्वारा और खासतौर से नाटो कंट्रीज के द्वारा लगातार क्या कि दबाव डाला जा रहा है कि रशिया को क्या कि कैसे जैसे करके रोका जा सके। और उसी कड़ी के अंदर अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है कि अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करता है तो नॉर्ड स्ट्रीम योजना है उसको रोक देगा। ये अमेरिका ने कहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन परियोजना है रशिया और यूरोप के बारे में, तो उस पाइपलाइन को क्या है कि यदि हमला किया जाता है तो रोक दिया जाएगा। अब आपको इस पाइपलाइन के बारे में बताता हूँ। हालांकि क्या है कि जर्मनी के नेतृत्व के अंदर जो यूरोपियन देश है, जर्मनी के नेतृत्व में जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने क्या है कि इस पर असहमति जताई है कि ये कोई भी प्लान वगैरह नहीं है कि हाँ भाई यदि हमला होता है तो पाइपलाइन वगैरह रोक देंगे। ये आप देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन है एक तरह की। ये रशिया के, क्योंकि रशिया क्या है कि प्राकृतिक गैस के मामले के अंदर विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देशों के में से एक है और उसके क्या है कि एक शहर है जिसका सेंट पीटर्सबर्ग के जस्ट पास में है। ये 2 लाइनों के अंदर है, ये याद रखोगे। जो नॉर्डिक क्या है कि स्ट्रीम पाइपलाइन है वो 2 पाइपलाइन है। पहली पाइपलाइन है वो सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होके वयोबोर्ग से लेके जर्मनी का क्या है कि जो शहर है गेरिन्सवॉल्ड, ये जर्मनी का शहर है दोस्तों, वहाँ तक आती है। आप इतना याद रखो, रशिया से क्या है कि जर्मनी को जोड़ती है। और कौन कौन से सागर से, बाल्टिक सागर से। बाल्टिक सागर कहाँ पड़ता है दोस्तों, आप देख सकते हो बाल्टिक सागर है। ठीक है, और बाल्टिक सागर से अंदर से क्या है कि ये रशिया और जर्मनी के बीच में यह नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। 2 पाइपलाइन है, दोनों की दोनों साथ में क्या कि बिछाई गई है, जो इसमें क्या कि रशिया के द्वारा अपना प्राकृतिक गैस वगैरह है वो यूरोप को बेचने के लिए क्या है कि जर्मनी वगैरह तक इसको रख रखा है और जर्मनी से क्या है कि दूसरे देशों के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, एक तरह की ईंधन के तौर पर। और क्या है कि एक तरह का जो तेल वगैरह रहता है उसके चलते जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसके विकल्प के तौर पे प्राकृतिक गैस का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और रशिया के लिए एक महत्वपूर्ण इनकम के तौर पे भी है, रशिया के लिए एक महत्वपूर्ण इनकम के तौर पे। इसीलिए क्या कि अमेरिका के द्वारा धमकी दी गई थी इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ के देश हैं वो नहीं मान रहे। नॉर्ड स्ट्रीम है समुद्र के नीचे एक लंबी निर्यात गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से होते हुए यूरोप तक गैस लेके जाती है दोस्तों। और इन दोनों पाइपलाइन से कम आने वाले 50 सालों के अंदर 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस है उसको यूरोप तक पहुंचा सकती है। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम के अंदर 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस है वो यूरोप तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट था जिसके बारे में बात की। अगला दोस्तों राष्ट्रीय वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, रसायन मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों, ANIPER। ये पोर्टल है, पोर्टल का नाम है एक अनुसंधान पोर्टल जिसकी पूरी फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। एक तरह से क्या है कि जो औषधि क्षेत्र है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के अंदर शिक्षा और क्या है कि अनुसंधान वगैरह उसको बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल स्थापित किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि सभी क्या है कि जो NIPCR और क्या है कि
शोध गतिविधियाँ वगैरह हैं, पेटेंट वगैरह हो गए, प्रकाशन की जानकारी वगैरह है, सूचना वगैरह है, उसको एक साथ क्या है कि प्रसारित करने के उद्देश्य से क्या कि भारत सरकार के द्वारा, रसायन मंत्री के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये आप याद रखोगे। इसके अलावा विश्व कुष्ठ दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे, अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस है, वो कब मनाया जाता है दोस्तों? हमेशा जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यानी डे फिक्स नहीं है, बस बार फिक्स है, एक तरह का रविवार को क्या है कि मनाया जाता है। और इस बार रविवार कब था? 30 जनवरी को। 30 जनवरी 2022 है, उसको वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में मनाया गया था। लेप्रोसी जो रोग है, कुष्ठ रोग है, वो माइक्रोबैक्टीरियम लेपी, तो सबसे पहले ये याद रखो, ये जीवाणुजनित रोग है। सबसे पहली बात याद रखो कि जीवाणुजनित रोग है, और कौन सी जीवाणु? माइक्रोबैक्टीरियम लेपी, उसके चलते होने वाला एक तरह का क्रोनिक संक्रामक रोग है। क्रोनिक संक्रामक रोग है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के अंदर क्या है कि इजराइल की सरकार के साथ में क्या है कि भारत सरकार के द्वारा एक नया समझौता किया गया है। किसानों को कृषि क्षेत्र के अंदर नवीनतम तकनीक वगैरह उसको अपनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 150 उत्कृष्टता गांव है, वो इजराइल के साथ में मिलकर विकसित किए जाएंगे। जहाँ पे क्या है कि कृषि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने वाले गांव के रूप में विलेज ऑफ एक्सीलेंस, 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस है, वो भारत के 12 राज्यों के अंदर विकसित किए जाएंगे इजराइल के साथ मिलके। ये याद रखना दोस्तों। डॉक्टर किरण बेदी है, उसके द्वारा एक बुक लिखी गई है, फियरलेस गवर्नेंस। वर्तमान के अंदर ये पुदुचेरी है, वहाँ की गवर्नर है, और भारत की पहली महिला IPS के रूप में भी थी, ये भी आप याद रखोगे। और जिन्होंने फियरलेस गवर्नेंस के नामक एक पुस्तक है, उसका विमोचन किया। सुभाष गर्ग है, उसकी एक पुस्तक थी जिसके बारे में कल बात की थी, जो भारत के पूर्व वित्त सचिव थे, जिन्होंने $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये बुक है, वो सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के अंदर ये ओमान के अंदर आयोजित हो रहा है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और वहाँ पे 2022 का महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट हो रहा है। तो ओमान के अंदर महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट है, वो आयोजित हो रहा है, और उसमें भारत ने चाइना को हरा के कांस्य पदक जीता है। तो इस वर्ल्ड हॉकी एशिया कप के अंदर भारत ने चाइना को हरा के कांस्य पदक जीता है, ये आप याद रखोगे। और भारत की टीम का जो नेतृत्व है वो सविता पूनिया ने किया था, राजस्थान की है ये, गंगानगर की, ठीक है, याद रखोगे दोस्तों। इन्होंने इनका नेतृत्व किया था और चीन को हरा के कांस्य पदक जीता है इसके अंदर। और ये महिला हॉकी एशिया कप है, चतुर्भुज महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण है। लेकिन आप इतना याद रखिए, ये ओमान के अंदर आयोजित हुआ था। अगला दोस्तों, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स है, बहुत महत्वपूर्ण कटिंग्स है जिनको कवर नहीं की। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स, जो पिछला IPL विजेता टीम है, वो भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो याद रखो कि भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने क्या कि CSK का मार्केट कैप है वो 7507 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। तो CSK का जो प्राइस ब्रांड है वो लगातार क्या कि बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या है कि ये, हालांकि क्या है कि ये कितनी बार चैंपियन बन चुकी है ये भी याद रखना दोस्तों। CSK IPL के अंदर 4 बार क्या है कि विजेता रह चुकी है, और ये भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। अगला दोस्तों, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है, वो जो वर्तमान के अंदर IT मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उसके खिलाफ लोकसभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी है, उनके द्वारा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है उसकी मांग की गई है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो पेगासस का मामला चल रहा है, पेगासस क्या है कि जासूसी का जो मामला है उसको लेके कांग्रेस लगातार क्या है मुखर हो रही है। और अभी क्या है कि जो बजट सत्र है इसके अंदर IT मंत्री के खिलाफ विश्वासाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष के पास में क्या है कि गुजारिश की है, सिफारिश लगाई है एक तरह की, ठीक है। तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्या होता है कि कोई भी मंत्री होता है उसके द्वारा इस तरह की कोई जानकारी वगैरह दी हो, गलत जानकारी दे दी हो, जिसके चलते क्या है कि जो संसद के सदस्य रहते हैं उनकी क्या है कि जो राइट्स रहते हैं, व्यक्तिगत राइट्स रहते हैं, उनको गुमराह करने का आरोप लगाता है। तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है, ये किसी मंत्री के खिलाफ भी पारित किया जा सकता है, और मंत्रियों के समूह और मंत्रिमंडल के खिलाफ भी क्या है कि इसको पारित किया जा सकता है। तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, बार्टी, ये इनसे आप सीख सकते हो, इस महिला से आप सीख सकते हो जिसने क्या कि ऑस्ट्रेलिया को 44 सालों के बाद में क्या कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल चैंपियनशिप क्या कि बनी है। ये पहले क्रिकेटर थी,
पहले क्रिकेटर थी दोस्तों, एशली बार्टी नाम है इनका, एशली बार्टी, जो पहले क्रिकेटर थी। बाद में क्या है कि इन्होंने क्या है कि ये बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था और ऑस्ट्रेलिया को 44 साल बाद में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल दिवस है उसके अंदर चैंपियन बन के दिखाई है। और ये बार्टी ने 3 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, 2021 के अंदर विलियम्टन भी जीता है और 2019 के अंदर फ्रेंच ओपन को जीता था। तो तीनों की तीनों जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, लेकिन आप याद रखो कि 2021 के अंदर ग्रैंड स्लैम जीता था इन्होंने और 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता रही है। ठीक है, अगला दोस्तों राफा के बारे में बात करते हैं। राफेल के नडाल हो गए जिनके बारे में बात करते हैं, जिन्होंने क्या कि 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। जिन्होंने क्या कि रूस के खिलाड़ी हैं दानिल मेदवेदेव, जिन्होंने क्या कि पिछला जो यूएस ओपन खिताब जीता था उनको हरा के राफेल ने क्या कि 21वां ग्रैंड स्लैम है उसको जीता है। याद रखना दोस्तों, इनके प्रतिद्वंदी का नाम याद रखना, डेनिल मेदवेदेव। ठीक है, रशिया के। और इन्होंने क्या कि ऑस्ट्रेलिया जो ओपन का जो खिताब जीता है वो 13 साल बाद में क्या कि राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था। पहली बार इन्होंने क्या कि 2009 के अंदर भी क्या कि इसको जीता था। कुछ और फैक्ट वगैरह हैं, देख सकते हो आप कि इन्होंने क्या कि रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविक है उन दोनों को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं नाडाल। ठीक है, जो स्पेन से हैं। 20 क्या है कि जो खिताब है वो रोजर फेडरर के द्वारा ग्रैंड स्लैम जीते हुए। इसके अलावा BC क्या है कि जोकोविच के द्वारा, सर्बिया के प्लेयर है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह आप याद रखोगे। और राफेल के नडाल के द्वारा 2 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 13 फ्रेंच ओपन, 2 विलियम्डन और 4 के US ओपन वगैरह भी जीते हुए एक महिला युगल खिलाड़ी है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह थे न्यूज़पेपर कटिंग के साथ में। अब आपको 5 करंट अफेयर्स के क्विज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले ये बताइए कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित करना अनिवार्य कर दिया गया। हाल ही के अंदर जो ट्राई मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये बोला गया था कि टेलीकॉम कंपनियों को 2 साल के लिए, जितनी भी क्या कि दूरसंचार कंपनी है उनको 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज है उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको 2 साल सुरक्षित रख के चलना पड़ेगा। अगला, निम्न में से कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों से भारतीय अनार के निर्यात के लिए एक शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। तो दोस्तों, तो भारतीय जो अनार है उसके शीर्ष गंतव्य के रूप में कौन सा उभरा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर क्या है कि भारतीय जो अनार वगैरह है वो बहुत ज़्यादा क्या है कि पॉपुलर हो रहे हैं और एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। अब मेरे को ककड़ी और जो खीरा है उसके निर्यात के अंदर भारत विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। ककड़ी और खीरा के निर्यात के अंदर अभी 5-10 दिन पहले की न्यूज़ थी। अगला दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 विमेंस का खिताब जीतने वाले कौन सी खिलाड़ी है? तो SLA बार्टी, जिन्होंने क्या कि विमेंस का खिताब जीता है। और पुरुष का जो खिताब है वो किसने जीता है? राफेल क्या कि नडाल ने। ये भी आप याद रखोगे। ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत शानदार लगी होगी, जानदार करंट अफेयर्स थी। और आप सभी से गुजारिश है, यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दो, चैनल को सपोर्ट कर दो और सब्सक्राइब के लिए, और साथ में क्या कि बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।